बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव थॉट के साथ करना चाहिए और इस सेहत के साथ करना चाहिए कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ बांटेंगे। तो आज की सुबह का अहद करते हैं इस बात से कि आप अपने लिए भी आसानियाँ बांटेंगे और दूसरों के साथ भी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। इससे दिन खुशगवार हो जाता है। और दिन खुशगवार होने के लिहाज से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है, जिससे बहुत सारे शहरियों के मसाइल थे मौसम को लेकर, सेहत के मसाइल थे, वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा। फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं समझती हूँ वो ये है कि यंगस्टर्स जो हैं वो किसी भी कौम का एहसासा होते हैं। ऐसे में हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं अपनी डिग्री का तो इंतखाब कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने करियर के हवाले से सही डायरेक्शन का नहीं पता चलता। आज के दौर में करियर काउंसलिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है, जॉब फेयर्स का क्या रोल है जॉब सिक्योर करने के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फैसलाबाद क्योंकि एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारे लोग बिज़नेस से वाबस्ता हैं, ताजरों के मसाइल के हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। सब्ज़ियों के भाव भी जानेंगे कि सब्ज़ियों के भाव आज मार्केट में क्या चल रही हैं। गोल्ड और करेंसी का रेट जो है वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी से डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। गुज़श्ता रोज़ भी बारिश थी और आज भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो गर्मी थी, सफोकेशन थी, हब्स थी, वो कम हो गई है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम रज़ा, बताइएगा कि मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतला इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर-आलूद है। रात गए शहर फैसलाबाद के अंदर बादल बरसे हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार है और फ़िज़ा में खुनकी भी महसूस होने लगी है। और यूँ लग रहा है जैसे अब सर्दियों की आमद है, सर्दियों का आगाज़ है। इन बारिशों के बाद क्योंकि मौसम भी तब्दील हो जाएगा, दर्जा हरारत में कमी भी वाज़ह तौर पर महसूस की जा रही है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% है, जबकि हवाएं इस वक्त 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये तेज़ ठंडी हवाएं फैसलाबाद के मौसम को सुबह सवेरे ही जो है वो ठंडा करती हुई दिखाई दे रही हैं और मौसम यूँ तब्दील भी हो रहा है। कल के रोज़ में भी बारिश हुई और आज भी हुई, तो जिस वजह से मौसम जो है वो खासा तब्दील हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में इस वक्त जो फैसलाबाद के अंदर बादल मौजूद हैं उनके बरसने की पेशन गोई की गई है, ताकि फैसलाबादी एक तरह तो मौसम इंजॉय करें, ज़रूर करें, लेकिन एहतियाती तदबीर का भी साथ मशवरा जो है वो दिया गया है, क्योंकि मौसम अब तब्दीली की तरफ जा रहा है। तो ठंडे पानी से गुरेज करें ताकि ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार जैसी बीमारियों से बचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। वाकई बारिश जो है वो पहली दस्तक समझी जा रही है विंटर को वेलकम करने के लिए, और इसके साथ एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैं बात कर रही थी कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। अगर हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, डिग्री तो सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन डिग्री के बाद जॉब सिक्योर करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हमारे एजुकेशन निज़ाम में कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बन गए कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, या हमारे यहाँ जॉब फेयर्स जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाते, ये भी एक रीज़न है। इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे जो आज के मेहमान हैं उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। डॉक्टर फ़ारूक अज़ीम साहब ने एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जीसी यूनिवर्सिटी। इसी के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर करियर काउंसलिंग की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ़ारूक साहब आप? बहुत ठीक ठाक मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। फ़ारूक साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नौजवानों को सही डायरेक्शन में लेकर चलना ये किसी भी कौम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं ये समझती हूँ कि तब ज़रूरी है जब हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग प्रॉपर्ली की जाती है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम मौजूदा सिनेरियो में देखें, मुझे ये लगता है कि करियर काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इदारे हैं उस तरह से नहीं संभाल पा रहे। करियर काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में? अच्छा मैडम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आज मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, ताकि मैं बच्चों के कैरियर काउंसलिंग इस प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकूँ। आपने जो क्वेश्चन किया है इसके ऑब्वियसली मल्टीपल आंसर्स हैं, उसमें से उन्हीं के एक जवाब के लिए, उन्हीं को रिस्पॉन्ड करने के लिए हम
एक कैरियर फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे सही। हैं 15 अक्टूबर 2025 इसी ईयर। अच्छा, उसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन उसका दे दूँ। उसमें हम करने ये कि जा रहे हैं कि एक तो हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को इनवाइट कर रहे हैं वहाँ ठीक है। पे कि वो वहाँ पे आएँ, वहाँ पे आके वो अपने बूथ्स लगाएं। बूथ्स में वो बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस फील्ड का है, ठीक है। उसको अगर उन्होंने हायर करना है वो उसको हायर कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये होगा कि बच्चे ये देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस किस्म की जॉब्स में जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब बताने की बात जो अहम वो ये है कि कैरियर फेयर जैसे आपने कहा कि अच्छे नहीं होते, बल्कि हम तो कहते हैं हमारे होते भी नहीं थे। 2014 शायद या 10 साल बाद तकरीबन हो गए हैं, हम ये दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और उसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ़ आज़म जो हमारे वाइस चांसलर हैं, ये स्पेशली उनके विजन के मुताबिक है। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब, उन्होंने ये स्पेशल इनिशिएटिव लिया है, तो हमें उनके शुक्रगुजार भी होना चाहिए। इसमें बच्चों को भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी बिल्कुल। चाहिए, ठीक है। मैं बच्चों को भी ये मशवरा दूंगा कि वो आएँ, लाजमी इसका पार्ट बने, कंपनीज के साथ मिलें, लोगों के साथ डिस्कस करें, ठीक है। हो सकता है कि वो कंपनी बज़ाहिर उनके मुताबिक ना उनको लगे, लेकिन उसके अलावा और कंपनीज़ भी बिल्कुल। होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा है सीड्स की कंपनीज़ भी आ रही हैं, सही। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज़ भी आ रही हैं, बैंकिंग सेक्टर भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट से रेलेवेंट बच्चों की जो है यूथ, उससे रेलेवेंट कंपनीज़ भी आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, अगर वो इसको ग्रैब करना चाहें। बिल्कुल इसी तरह से, और ऐसे कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करनी होती हैं, और वो क्रिएशन ऐसे होती है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर हो रहा है, कोई एक्सपो हो रही है, तो स्टूडेंट्स को वो मैंडेटरी करना चाहिए कि वो अटेंड करें, ताकि आपको एटलीस्ट अपने करियर के हवाले से गाइडलाइन मिल सके। अब्दुर्रहमान, आप जॉब फेयर्स को, एक्सपोज को, इनकी इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम हो रही हैं हमारे सिटी फैसलाबाद में? थैंक यू महविश। देखिए, इनकी बड़ी अहमियत है, और स्पेशली जब कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं फ़रक साहब, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए जब वो डिग्री ले रहा है या डिग्री ले चुका है या जब उसने एडमिशन लिया है, तो उसके जहन में सबसे ज़्यादा जो है वो ये जॉब के हवाले से क्यूरियस होता है कि वो जॉब उसको मिलेगी नहीं मिलेगी, इस डिग्री का फ़ायदा क्या होगा। तो ये चीज़ें तो इब्तदाई स्टेज पर ही क्लियर हो जानी चाहिए। फिर जब ये जॉब फेयर होते हैं, उसमें कंपनीज़ आती हैं, तो उसमें लोगों को अपनी सलाहियतें आज़माने का मौका भी मिलता है कि जो डिग्री कर चुके हैं उनसे मिलते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनके वहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ बातचीत होती है, तो ये इस हवाले से बड़ा मुफीद होती हैं कि एक तरह से नॉलेज शेयरिंग का काम भी बिल्कुल। करती हैं। फिर वो एक्सपीरियंस जो आपको एकेडमिक में नहीं मिल पाते, वो बाहर जाके फील्ड में आपको हासिल करने पड़ते हैं। तो फिर जब जॉब फेयर होता है, और जब स्पेशली यूनिवर्सिटी की सतह पे होता है, तो वहाँ से लर्न करने का बड़ा मौका मिलता है। उसके अलावा जो लोग हैं उनसे मेल मिलाप का मौका मिलता है, आपको अंदाज़ा होता है कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। अगर वहाँ पर स्टूडेंट कोई अप्लाई करता है, वो नहीं भी हो पाता, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कमियाँ कोताहियाँ कहाँ पे हैं, फिर उसको इसको फुलफ़िल करने का मौका मिलता है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा तरीका है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई 10 सालों बाद हो रही है, तो ये गैप नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साल में एक से ज़्यादा बार होने चाहिए। तो डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब जो कि डायरेक्टर है इस हवाले से, तो वो बड़े हमेशा से बड़े डायनामिक रहे हैं, बड़े एक्टिव रहे हैं, बड़े प्रोएक्टिव अप्रोच उनकी रही है इवेंट्स के हवाले से, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। क्योंकि उसमें जो उनके साथ लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, दीगर जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं, तो वो फिर यहाँ से भी लर्न करने का मौका मिलता है। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स को भी शो ऑफ करने का मौका मिलता है कि उनमें क्या स्किल्स हैं, क्रेडिबिलिटीज़ हैं। अक्सर औकात ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसले आते हैं कि वो डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद वो सीवीज़ जो हैं वो कंपनीज़ को ईमेल करते हैं, और समहाउ कंपनीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता, या वो पहले ही फर्स्ट 10 को शॉर्ट लिस्टेड कर लेती है, तो एक फ़ेस टू फेस इंटरव्यू या इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता। तो जॉब फेयर्स में एटलीस्ट जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए होते हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन का मौका मिल जाता है। और कंपनी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें, तो वो भी जो एम्प्लॉयर जो हायर करना है उन्होंने, तो उसकी क्रेडिबिलिटी का उन्हें भी अंदाज़ा हो रहा होता है। तो अगर फर्स्ट हैंड पे जॉब सिक्योर हो जाए, तो मुझे लगता है कि जॉब फेयर की ये बड़ी पॉजिटिव बात है। हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा जो वहाँ पे स्टाफ है या जिनके साथ मुलाकात होती है, उनके साथ जब
ये सारी चीज़ें होती हैं, जॉब हो जाती है, नहीं हो जाती, तो ओवरऑल ये सारा कुछ उसके लिए बड़ा फ्रूटफुल होता है। फिर कुछ लोगों की जॉब्स भी होंगी, कुछ लोग उधर जो वहाँ पे मौजूद होंगे अपनी कैंप लगा के बैठे होंगे, फिर वो आने वालों से मतलब ये सारा कुछ ओवरऑल एक डे, ये इसको एक आप कह लें कि जहाँ पे आपने पूरा साल पढ़ा है ना, उसके बराबर इस दिन की इम्पोर्टेंस होती है। अगर आप देखें, अगर आप गौर करें, या अगर आप कुछ सीखने के जज्बे से जाएं, तो इन दिनों की ज़्यादा वर्थ होती है, जहाँ पे बंदा ज़्यादा सीख भी सकता है और उसको कोई ना कोई फ़ायदा भी हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पर स्टूडेंट्स से जो है मैं बात करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो है ना, उन्हें थोड़ा सा एक्टिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर रही है। फ़ारूक साहब, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब फेयर अटेंड नहीं करते, एक्सपो अटेंड नहीं करते, बुक्स फेयर हो रहे होते हैं वो अटेंड नहीं करते। तो मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पर वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लॉस्ट कर देती हैं। जी, यहाँ पे मैडम मैं ऐड करूँगा, ये जो बात आपकी इसी को आगे बढ़ाऊँगा। बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में, वो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी है, ये पढ़ने की बजाय ना बच्चों को सिखाने की एक जगह है। बच्चों ने सीखना है यहाँ पे। जॉब फेयर में बच्चे लाजमी आएँ। जैसे सर ने कहा कि वो रेलेवेंट जॉब हो सकता ना मिले, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको आइडिया मिल सकता है। ये जो दौर है, ये स्टार्टअप्स का दौर है। बच्चे चाहें तो वो खुद आइडिया लेके खुद कोई अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के खुद स्टार्टअप्स ले सकते हैं। इस जॉब फेयर में हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्टार्टअप्स कर चुके हैं। हमारे अपने ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टअप्स कर चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी का बंदा बायोटेक्नोलॉजी में ही जाए, वो हो सकता है किसी दूसरी डोमेन में भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पे लाजमी आएँ, इसका पार्ट लाजमी बने। अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सेल्फ जो है सिंसियर आप लोग लाजमी हों और अपने लिए टाइम निकालें। ये मतलब किसी और के लिए नहीं किया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए किया है। बिल्कुल इसी तरह से। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जॉब फेयर जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो कंपनीज़ आ रही हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए इस जॉब फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इसे लाजमी अटेंड करें और देखें अपने करियर के हवाले से उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फर्दर भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है करियर काउंसलिंग के हवाले से। और करियर काउंसलिंग को अगर ये कहा जाए आसान लफ्ज़ों में कि ये स्टूडेंट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि उन्होंने कौन सी फील्ड में जाना है, यूनिवर्सिटी के एंड पे क्या रोल होता है, स्टूडेंट खुद किस तरह से सेल्फ एनालिसिस कर लेता है या अपना करियर चूज़ करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। इस पर फ़ारूक साहब मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि अगर आज के दौर के हवाले से बात करें, 16 ईयर एजुकेशन बड़ी कॉमन हो गई है। एमफिल रिसर्च में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास मार्केट में पढ़े हैं लेकिन जॉबलेस हैं। तो क्या वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए या किस तरह से हम सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि ये करियर जो है ये हमारे लिए बेहतरीन है? देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें। पहले तो वो जो स्टूडेंट है, हम बात कर रहे थे स्किल्स की, कि स्टूडेंट्स के पास अगर स्किल्स होंगी तो वो हो सकता है वो आफ्टर 16 ईयर्स वो किसी जगह पे चला जाए। अब आप अगर किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो आपको हायर कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको फ्री में हायर नहीं करना। उन्होंने आपको हायर इसलिए करना है कि ताकि आप पैसे कमा सकें, उनके लिए भी, उनके जो ऑनर्स हैं उनके लिए भी। तो अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो ऑब्वियसली वो आपको हायर भी कर लेंगे, वो आप भी पैसे कमाएंगे, वो भी कर। पहले तो ये है कि बच्चे स्किल्स सीखें। दूसरा, मैं ये समझता हूँ, बच्चों से बात करता होता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी को बुरा भला कहने से रुक जाएं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये पैसे खर्च कर रही हैं बच्चों पे। ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। बच्चे समझते हैं कि हम फ़ीस दे रहे हैं और यूनिवर्सिटी हमारी फ़ीस पे चल रही है, तो ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो समटाइम्स गवर्नमेंट भी ग्रांट्स देती है इनको, समटाइम्स दूसरे सोर्सेज से पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो जो बच्चों को जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, वो उनकी फ़ीसें पूरी नहीं होती। तो अगर ये ऑडिट हो तो यूनिवर्सिटियाँ अपनी जेब से पैसे खर्च कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हम बच्चों को थोड़ा सा ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई आप लोग थोड़े से इस चीज़ से निकलें कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वो किसी एकेडमी की तरह है। वो एकेडमी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी है, वो आपने सीखने की जगह है। तो आप लोग क्लासों की बजाय क्लासेस लें, वो हमारा प्राइमरी गोल है। लेकिन उसके साथ बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उनका पार्ट बने, कम्युनिटी का पार्ट बने। मतलब सोसाइटीज़ बहुत सारी कम्युनिटी के साथ आपको इंटरेक्ट कर रही हैं और आपकी जो स्किल्स हैं
उनको थोड़ा सा फाइन ट्यून करें कि आप अपनी मौजूदा जो सोसाइटी है उसके मुताबिक आप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अमली ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं कर पाती हैं, हमें नहीं सिखाया जाता कि जॉब मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा स्किल है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान एक गैप नज़र आ रहा है, तो इसे किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? हाँ जी, देखिए इसको रिज़ॉल्व करने के लिए एक तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम जॉब फेयर करने जा रहे हैं, इसमें दूसरा हमारा जो मेजर फोकस है वो है एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस के नाम से, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री को यूनिवर्सिटियों में लेके आएँ, ठीक है। उनको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवा सकें, क्योंकि फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं वो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी ले आते हैं बाहर से, पैसे खर्च करते हैं और टेक्नोलॉजी बाहर से ले आते हैं। वहाँ वो यहाँ पे अपने जो रिसर्च सेंटर्स हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाह रहे। तो हम चाह रहे हैं कि वो लोग अपने रिसर्च सेंटर्स डेवलप करें यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप करें या चीज़ें डेवलप करें वो हमारी इस सोसाइटी के मुताबिक हो, सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक हो, ताकि हम कम पैसों में ज़्यादा काम कर सकें और इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं वो भी ऑब्वियसली वो इसमें इन्वॉल्व हो सकें, वो इसमें काम आ सकें, उनका पढ़ा लिखा काम आ सके। बिल्कुल, ये तो आपने सही समझ की तरफ इशारा किया है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री के पास टेक्नोलॉजी तो होती है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इतनी काबिलियत नहीं होती, इतनी स्किल्स नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दी डिग्री सीख सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करती हूँ कि आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हों, आप IT में एक्सपर्ट हो, तो कभी भी किसी भी डिग्री में एडमिशन लेते हुए हमेशा अपने इंटरेस्ट के हवाले से ज़रूर देखें। आसपास से इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि आप देखें कि आपने अपने करियर में क्या बनना है, तो ये चीज़ आपको बहुत फैसिलिटेट करेगी। अब्दुर्रहमान, स्किल्स के हवाले से आप स्किल्स की इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ ये कहा जाता है कि अब कन्वेंशनल एजुकेशन का टाइम नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि स्किल जो है वो कभी एजुकेशन के इक्वल नहीं आ सकती। तो आप कौन से मोटिव को समझते हैं कि सही है आज की सोसाइटी में? देखिए जी, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। स्टूडेंट के लिए क्लासेस लेना भी ज़रूरी है, स्टूडेंट के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें जाना भी ज़रूरी है। फिर उसकी डिग्री के जो है वो अकॉर्डिंग जो भी मुख्तलिफ काम हो रहा है या जितनी भी चीज़ें उधर मौजूद हैं, सोसाइटी है, कोई ग्रुप बना हुआ है, इंडस्ट्री के मुतल्लिक़ है, तो उसको ड्यूरिंग डिग्री ही वहाँ पे कुछ हद तक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मतलब जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या जो MBA कर रहे हैं, तो उनको बिज़नेस सेक्टर में जाके अपनी दिलचस्पी का इज़हार करना चाहिए डिग्री के दौरान ही। मैस कम्युनिकेशन वाले अपनी डिग्री के दौरान ही अखबार TV चैनल्स के चक्कर लगाते रहें और एक आध सेमेस्टर उधर जाके इंटर्नशिप कर लें। इसी तरह से जो भी कोई केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या कोई एग्रीकल्चर है, तो वो जाके यूब रिसर्च या खेतों में अपने कोई एक्सपीरियंस कर ले, तो ये उसके लिए बड़ा फ़ायदा होगा कि जब वो कल को जॉब के लिए चाहेगा तो उसके पास एक्सपीरियंस पूरा मौजूद होगा, फील्ड का भी, डिग्री का भी। कल को अगर वो उसके मुतल्लिका कोई बिज़नेस करेगा तो उसके पास बिज़नेस में जो भी चीज़ें मुश्किलात का सामना जिस भी तरह से है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर स्टार्टअप्स के हवाले से, तो ये कोई नया कारोबार शुरू करना है, कोई नई चीज़ निकालनी है, तो उसके लिए वो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर वो महज डिग्री ही लेकर बैठ गया तो फिर उसको तजर्बा हासिल करने में मज़ीद कई साल लग जाएंगे। अगर वो उसके पास तजर्बा है, डिग्री नहीं है, तो फिर भी वो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्लासेस लेना भी, और उसके साथ साथ जो मुतल्लिका फ़ील्ड में वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। तो ये इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ करूँगा, टीचर्स ट्रेनिंग्स का भी इनकाद होना बड़ा ज़रूरी है। सिलेबस को अपग्रेड करना भी बड़ा ज़रूरी है कि जो आउटडेटेड सिलेबस है हमारा, जो चीज़ें उस तरह से नहीं कर पा रहा है, जो टीचर्स हैं हमारे वो सिर्फ इस वजह से टीचर बन गए कि उनको किसी और शोबे में जॉब नहीं मिली या कंपटीशन फ़ेल होके आ गए, तो फिर वो आके उन्होंने देखा कि ये इसमें जाना आसान है तो वो टीचर बन गए। तो उनके लिए भी जो है वो रिफ्रेशर कोर्सेज़ होने चाहिए ताकि वो भी चीज़ें सीख सकें कि किस तरह से वो अपनी जो है वो लेक्चर को खूबसूरत बना सकते हैं, लेक्चर के ज़रिए स्टूडेंट्स में दिलचस्पी उभार सकते हैं, या महज वो आते हैं और लेक्चर दे के चले जाते हैं। टीचिंग बड़ी जिम्मेदारी वाली फील्ड है, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि आप पे पूरे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो आपकी टीचिंग स्टाइल पे डिपेंड कर रहा होता है। ये अभी टीचर डे भी गुजरा है, तो वहाँ पे आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नज़र ही ना आ रहा हो कि जिसको कह सकें कि इससे भी हमने कुछ सीखा है, या टीचर आया क्लास में, उसने पढ़ाया, आपने नोट कर लिया और चले गए और पेपर दिया और पास होके आ गए, और बाहर आके आपको कोई पता नहीं कि जो आपने पढ़ा है ये क्या था, बस रट्टा आपने लगा दिया,
तो फिर वो उस टीचर पे, उस सिलेबस पे, उस सारे माहौल पे सवालिया निशान है। अगर यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट जैसे दाखिल हुआ है, महज अपनी फ़ीसें भर के वो डिग्री का टुकड़ा लेके वापस आ गया, तो वो उसकी जो उसने रसीदें दी हैं महज उसके बदले में उसको उन्होंने दे दिया स्टाम्प, क्या आपकी रसीदें वसूल हो गई। अगर यूनिवर्सिटी उसको बदल नहीं रही, स्टूडेंट खुद को नहीं बदल रहा, जैसे वो गया है वैसे ही वो बाहर आ गया, तो ये सवालिया निशान उस स्टूडेंट पे भी है, उस एकेडमिया पे भी है, पूरी यूनिवर्सिटी के माहौल पे भी है कि उसने स्टूडेंट को कोई भी किसी भी किस्म का तजुर्बा नहीं दिया। वो जैसे रॉ मटेरियल गया था, रॉ मटेरियल वापस आ गया। बिल्कुल इसी तरह से टीचर्स का रोल सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं बट वो उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। ऐसे में टीचर उस स्टूडेंट को अगर पहचान लेता है तो मैं समझती हूँ कि उसका जो उसे सही डायरेक्शन में लेकर जाना बहुत ठीक हो जाता है। यहाँ इसमें पे मैं मैडम सब आपसे भी जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना थोड़ा सा चाहूँगी। मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखें, बाज़ बात ये होता है कि जो टीचर्स हैं ना वो एफर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको लाइटली ले रहे होते हैं। स्टूडेंट्स विदाउट गोल आते हैं। मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता होता हूँ वो यूनिवर्सिटी में आए हैं तो क्यों आए हैं, किसी को नहीं पता होता है। वो यही कहते हैं, कुछ कहता है जी मेरा दाखिला हो गया है, कुछ कहता है जी मुझे कहीं और एडमिशन नहीं मिला तो मैं यहाँ पे आ गया। तो दे हैव नो गोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं। उनके पास प्लान होना चाहिए कि हम, मतलब एमफिल में एक बच्चा आ गया है, मैंने उससे पूछा कि जी आप एमफिल में क्यों आए हैं, वो कहते हैं जी बस आ गए। तो अब इसमें यूनिवर्सिटी क्या करे। मैं तो बताया कि यूनिवर्सिटी तो अपने पास से पैसे जनरेट करके उनकी ट्रेनिंग के लिए कर रहा है। मैं खुद फॉर एग्जांपल एमफिल पीएचडी फ्रांस से करके आया हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता तो वहाँ रह जाता, लेकिन मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी जितने मोस्ट क्वालिफाइड लोग रख सकती थी वो रख रही है। यूनिवर्सिटी जो कुछ कर सकती थी वो कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मेरा ख्याल है अब हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहिए स्टूडेंट्स की तरफ, कि स्टूडेंट्स के पास प्लान होना चाहिए। अगर वो बीएस में आ रहे हैं, कॉमर्स में आ रहे हैं, डाटा साइंस में आ रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्या उन्होंने इस चीज़ पे सोचा है? मैट्रिक तक, एफएससी तक वालिदैन उसको लेके चलते हैं, दैट्स ओके। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी में आए हैं तो उनको अपना सोचना चाहिए, उनको खुद के साथ सिंसियर होना चाहिए। जब वो खुद के साथ सिंसियर नहीं होंगे तो बाकी लोग ऑब्वियसली अपनी चीज़ें कर रहे होंगे वो वैसे ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स के पास प्लान होना चाहिए कि वो बीएस क्यों कर रहे हैं, वो एमफिल क्यों कर रहे हैं, वो पीएचडी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब तो रिसोर्सेज इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि अगर वो उनको सीखना चाहें तो ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। बिल्कुल। कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, ट्यूटोरियल मौजूद है। कोई आपने स्किल सीखनी है, यूट्यूब आपके पास है, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ आती तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास मौजूद है, आप उसके थ्रू भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं कहता हूँ कि जॉब्स जो हैं उनकी मेजर जॉब्स जो होती हैं वो आपके पास आ जाती हैं, उनकी कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं, आप उसको तैयार करें उसके मुताबिक। सही, बिल्कुल। यहाँ पे फ़र्क साहब आप इस बात से एग्री करते होंगे कि आजकल सब लोग कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। एक बच्चा है जिसका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहा है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा रहा है कि आने वाले दौर में वो जॉब सिक्योर कर पाएगा। मुझे ये लगता है कि वो जॉब सिक्योर नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके पास डिग्री तो होगी, काबिलियत नहीं होगी। ये आपकी बात ठीक है। देखें, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है अब हमारी ज़िंदगी का इतना हिस्सा बन गया है कि हमें इसकी नो हाउ तो करनी पड़ेगी। हम ज़िंदगी में तमाम काम वो नहीं करते जो हम बाद में भी करना चाहते हैं। कुछ काम हम इसलिए करते हैं ताकि वो हमारी सीढ़ी बन सके। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मेरा मशवरा बच्चों को यही है कि जो अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेटिक्स अच्छी नहीं लगती, दैट्स ओके, लेकिन उससे रेलेवेंट चीज़ें ज़रूर सीखें, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जो भी काम आप करना चाहते हैं, चाहे वो कहीं नाश्ता लगाना है, टू बी सीरियस, तो उसके साथ आप कोई ऐप भी बना सकते हैं जहाँ पे लोग आज घर बैठ के वो नाश्ता आपसे मंगवा सकते हैं। बिल्कुल। स्टार्टअप्स के हवाले से बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं स्टूडेंट्स के पास, लेकिन उन्हें यूटिलाइज़ करना कैसे है, इसमें जॉब फेयर्स हों या जॉब एक्सपोज हों, वो बड़ा काम करती हैं। तो ऐसे में अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। बहुत ख़ास दिन होता है और इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट विशेस दे रहे होते हैं। तो आज की बर्थडे के हवाले से बात करें तो आज प्रिंस चिताला जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो सालगिरह के हवाले से प्रिंस चिताला की देखते हैं ये क्लिप। आपको सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। और सेकंड बर्थडे जो है वो हमारे पास मौजूद है मोहम्मद फरहान की। तो देखते हैं ये क्लिप।
मोहम्मद फरहान को भी सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे करियर काउंसलिंग के हवाले से, और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से जितनी बात की जाए मैं समझती हूँ उतनी कम है। आज के दौर के हवाले से बात करें तो जिद्दत आ रही है निज़ाम में भी, एजुकेशन में भी। कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ अब मॉडर्न एजुकेशन आ गई है। उसके तकाज़े पूरे करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल कर रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होते हैं तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, उनके करियर गोल्स क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से जब वो यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक होते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स से एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दी डिग्री अपने आप को काबिल बनाएं, वो स्किल्स देखें और सोचें और अपने करियर का इंतखाब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करें। अब्दुर्रहमान, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम बात करें 8th क्लास से 9th क्लास 10th क्लास 11th होगी, ये हमारी सेकंड ईयर होगी, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर भी अगर हम करियर काउंसलिंग कर दें तो बच्चा जो है जब यूनिवर्सिटी की अमली ज़िंदगी में एंटर होगा तो उसे कुछ आइडिया होगा। हमारे यहाँ ये क्या होता है कि शुरू से ही बच्चा जो है वो या तो पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है या सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो थ्रू आउट अपने पूरे करियर की जर्नी में कंफ्यूज नज़र आता है। मैं बस देखिए, एक तो यहाँ पे हमारे लेटेस्ट स्कूल सिस्टम है, बीकन हाउस वगैरह, एक उससे नीचे है, जैसे ये लाइट ये वो सारा थोड़ा महंगा है लेकिन मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास अफोर्ड करती है। एक उससे नीचे प्राइवेट स्कूल है जो 2-2 मंजिलों के घरों में बने हुए हैं। एक फिर हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट सेक्टर है, वो सारे बराबर ही हैं। फिर मदरसा सिस्टम है जहाँ पे डिग्री भी मिल जाती है, हिफ्ज़ भी हो जाता है, उसके बाद नंबर भी आ जाते हैं। तो ये सारों को अलग-अलग एड्रेस करने की, देखने की ज़रूरत है कि ये जो इसमें जो लेटेस्ट मॉडल है उसकी तो समझ आती है कि उनको वो ग्रूम कर देते हैं, लेकिन जो बाकी है प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या मदरसा सिस्टम है, वहाँ पे तो पढ़ाने वालों को भी एक्चुअली आइडिया नहीं होता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो महज अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनको भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। फिर जो कोई ज़्यादा नंबर ले रहा होता है रट्टा सिस्टम के ज़रिए, उसको वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर बना दिया जाए, चाहे उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। फिर अगर उसमें उसका मेरिट नहीं बनता तो फिर वो जाके FSC में, मतलब वो BSc में किसी और सब्जेक्ट में जाएगा। तो ऐसे ही ये फिर जो नालायक होते हैं उनको जिस भी डिग्री में दाखिला मिले वो ले वो लेते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। ये सोशल साइंसेज में है या दीगर जो डिग्रीज़ है वो सारे वो के हैं जिनको कहीं दाखिला नहीं मिल रहा। आजकल तो वैसे जो LLB है वहाँ पे भी दाखिला नहीं मिल रहा, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे दाखिला नहीं मिलता। तो लोग ये नहीं सोचते कि हम वकील बन के क्या करेंगे, कि फैसलाबाद में 5500 वकील ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें जो प्रैक्टिसिंग है वो शायद 500-700 हों, बाकी बस बन ही जा रहे हैं। इसी तरह से ये मैस कम्युनिकेशन देख लें बिल्कुल कि मीडिया के फील्ड में स्कोप कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हर साल 50-100 स्टूडेंट्स आ रहा है मार्केट में। एक यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो GC शायद इस बार दाखिले कम हुए हैं, लेकिन पहले जब दाखिले ज़्यादा होते थे तो वो 20-30 हज़ार स्टूडेंट्स डिग्री लेकर मार्केट में आ रहा होता था। तो मास वाइज चंद डिग्रीज़ के जिनकी मार्केट में डिमांड है, बाकी सारे के सारे बेरोज़गार फिर रहे थे। तो ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ अभी जो दाखिले कम हुए हैं उनकी वजूहात, तो ये सारी वजूहात पे जो है वो बात होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि जो यूनिवर्सिटी में आता है उससे भी तो पूछा जाए, BS में आ रहा है, MS में आ रहा है, कि कोई उसका कोई गोल है या नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव है या बस वैसे ही वो आ गया। उससे अगर उसने वैसे ही, अब मेरे कुछ क्लास फेलोज़ थे, एक वो शायद भैंसों का व्यापारी है, एक ने दुकान बनाई हुई है गारमेंट्स की, मतलब एक की है कोई अपना कारखाना था वहाँ पे चला गया, एक दो जो है वो टीचर बने हैं। तो ये पूरी क्लास की सारी की सूरत हाल है। ख़वातीन जितनी भी लड़कियाँ थी वो शादी करवा के घरों में बैठ के। तो अब मसला ये है कि यहाँ पे अगर आपने आके डिग्री महज इसीलिए लेनी है कि शादी हो जाए अच्छी जगह, तो फिर तो वो अपना भी नुकसान है, फीसें भी भरनी, गवर्नमेंट का भी नुकसान है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और माशाल्लाह से जो एकेडमी है जिन पे मैं हमेशा तनकीद करता हूँ, प्रोफेसर हजरात जो अपनी प्रमोशन के लिए, अपने स्केल के लिए जितनी एफ़र्ट करते हैं, अगर उससे वो 50 गुना कम एफ़र्ट भी स्टूडेंट्स को जब वो आ ही गया है डिग्री के लिए, वहाँ पे थोड़ा बहुत उसको सिखाने पे एफ़र्ट करें तो शायद ये सारा कुछ भी ना हो। लेकिन मसला ये है कि वो बस वो अपनी क्लासेस तक खुद को महदूद कर चुके हैं, वो भी एक वही जो महदूद सेटअप होता है उसका हिस्सा बन चुके हैं।
तो ये सारा महविश मसला है कि हज़ारों स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, कैरियर काउंसलिंग का एक शोबा बना दिया है, लेकिन उनको सबको टच करना भी उनके लिए शायद उस तरह से मुमकिन नहीं है। हर क्लास में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को ग्रूम करना, स्टूडेंट्स की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो आ गया है, बारी फ़ीसें उसने देनी है, लेकिन अगर उसने करियाना स्टोर ही बनाना है तो फिर वो क्यों फ़ीसें दे रहा है, क्यों टाइम ज़ाया कर रहा है। वो टाइमली बना ले, मैट्रिक करके एफ़ए करके कर ले, तो उसके 4-5 साल 6 साल और बच जाएंगे और इन सालों में उसको तजर्बा मिल जाएगा। तो ये वालिदैन का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, इन सब का ये फ़र्ज़ है कि उसको गाइड करना कि अगर वो आला सतही तालीम में जा रहा है तो वो महज़ उसके घर पे पड़ी ना रह जाए, बल्कि यूटिलाइज़ हो, वो किसी ना किसी तरीके से करे। और अगर उसने नहीं करनी, ख़ानदानी बिज़नेस में जाना है और कुछ ऐसा काम करना है, तो फिर बेशक वो डिग्री ना ले, वो टाइमली चला जाए, उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। या उसके बेहतर बदले ये है कि वो कोई ना कोई डिप्लोमा कर ले जो उसको फ़ायदा दे सकता है उसके ख़ानदानी का। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, मुझे याद है कि हमारी मैथ्स कॉम की क्लास थी, तो फ़ारूक साहब आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे टीचर ने पूछा सबसे गर्ल्स से कि आप मैथ्स कॉम में क्यों आ रहे हैं, तो किसी को कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं थे, और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर तो आप किसी ऐसी फील्ड में जाएँ जो कि कंपटीशन की नहीं है, जो कि सिंपल एजुकेशन की है, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि आपकी जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग है। फर्दर भी करियर काउंसलिंग के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है करियर काउंसलिंग के हवाले से, और करियर काउंसलिंग की जब भी बात होती है तो एक होता है ब्रेन ट्रेन और एक होता है ब्रेन ट्रेन। तो इन दो टर्म्स पे बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ कहते हैं कि ओवरसीज़ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जाना भी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है। तो इस पर मैं फ़ारूक साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो ब्रेन ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हम लोगों की है। मुझे लगता है कि अगर हम ब्रेन ट्रेन कर लेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पर क्रिएट होंगी, यहीं पर स्टार्टअप होगा। एक स्टूडेंट जो कि 30 से 35 लाख लगाकर फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल करने जा रहा है, वो यहीं से स्टार्टअप क्यों नहीं कर ले? मैडम, इसमें मैं एग्री करता हूँ आपसे। ब्रेन ड्रेन ऑब्वियसली हो रहा है, लेकिन उसका ना हमें नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने कोई कारोबार करना है तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बाकी कंट्रीज से ज़्यादा है। बच्चे अगर 30-35 लगा कर वो यूरोप में कहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो दे शुड डू इट हेयर। यहाँ पे अगर वो उसको करेंगे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। दूसरे कंट्रीज़ में जाके मैं बच्चों से पूछता हूँ कि यार आप जा रहे हैं वहाँ पे स्कॉलरशिप खुद करके जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप इतना अर्सा वहाँ पे पढ़ाई के साथ ना? तो वो कहता मैं कोई माइनर जॉब कर लूँगा, मैं कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी कर लूँगा, ये कर। तो मैंने पूछा अच्छा आप यहाँ ये क्यों नहीं कर लेते? पिज़्ज़ा डिलीवरी या दूसरी चीज़ें, छोटे काम यहाँ भी तो आप कर सकते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। नहीं, यहाँ पे वो ईगो का इशू होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं कि आप इतना पढ़ लिख के ये कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ ये क्वेश्चन नहीं होते। तो ऑब्वियसली जितने भी बच्चे जाते हैं उनमें से इतने ज़्यादा कामयाब वहाँ नहीं होते, कामयाबी कम है। हाँ, उनको अब ट्रेन कैसे करना है उसके लिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। उनमें से एक स्टेप अभी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेजर स्टेप वही है, हमने फोकस करना है इंडस्ट्री पे। हमने उनको लेके आना है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमने फाइन ट्यूनिंग करनी है। कुछ चीज़ें हमने उनको समझानी है, कुछ चीज़ें उन्होंने हमें समझानी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी चला रहे होते हैं इतना बड़ा सेटअप। जैसे एक है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हम मेडिसिन वगैरह जो हम करते हैं, तो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो मेजर जो हैं वो बल्कि 99% वो दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं। तो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, हमारी से डिफरेंट ड्रग्स हैं, वो सारी की सारी बाहर से आती हैं, हम यहाँ बस उनको बना के पैक करके दे देते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री को ये सीखना चाहिए कि वो उन पे काम करें, उन पे रिसर्च करें। इस तरह और भी टॉपिक्स हैं बहुत सारे, हमारे पास पोटेंशियल है, बिल्कुल ठीक है। हम ट्रेन कर सकते हैं बच्चों को, बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस यही है कि हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अब वो बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब हमने उनको उंगली पकड़ के नहीं चलाना, उन्होंने खुद चलना है, उन्होंने खुद सीखनी है अपनी चीज़ें
अपना रास्ता उन्होंने खुद बनाया। बिल्कुल, और वक्त रहते हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है ये वाकई हम लोगों के लिए बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है कि कल को पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे काबिल लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए होंगे। तो हमें टैलेंट की ज़रूरत है, पोटेंशियल भी है, लेकिन ज़रूरत इस समय की है कि हम इस चीज़ को कितनी जल्दी एनालिसिस इसका कर लेते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। अब्दुर्रहमान, आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? ब्रेन ड्रेन के हवाले से भी बात करें और दूसरी जानिब अगर स्टार्टअप स्टूडेंट्स यहाँ पर लेते हैं तो उन्हें डायरेक्शन नहीं पता होती है। तो ये दो मुझे लगता है सिचुएशन है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में, जिसकी वजह से वो प्रेफर ये करता है कि किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लिया जाए और वहाँ जाकर कोई भी माइनर सी जॉब हासिल कर ली जाए। मैं विश पाकिस्तान बनते साथ ही हमारी इशराफिया ने ये तय कर लिया था कि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करनी, बल्कि जो बाहर से पैसा है उसके ज़रिए जीना है। तो हमने यहाँ से ट्रेड की बजाय इंसानों को बाहर भिजवाना शुरू कर दिया। तो यही वजह है कि आज भी आप देख लेंगे कोई 40 बिलियन डॉलर हमें वो बाहर से ओवरसीज़ बेच रहे हैं, और वो कोई 1 करोड़ के करीब है, और जो 25 करोड़ यहाँ पे बैठा है प्रोडक्शन कर रहा है, उनकी प्रोडक्शन महज 25-30 बिलियन डॉलर पे जा रही है। यानी कि वो जो बाहर बैठे हैं उनके ज़रिए हम अपने कर्ज़े भी दे रहे हैं, उनके ज़रिए हम ट्रेड डेफिसिट पे भी काबू पा रहे हैं। तो अभी भी अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा अशराफी है उसका भी यही मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर चले जाएं। यहाँ से लोगों को बाहर भेजने में ज़्यादा फैसिलिटेशन होती है जो एलीट की, बजाय इसके कि वो यहाँ पे प्रोडक्शन करें। यहाँ पे देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ बाहर जा रही हैं। वजूहात क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हाई हैं, यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे कमाई उस तरह से नहीं हो रही, प्रोडक्शन बहुत महंगी है। इस वजह से इंपोर्ट कोई भी चीज़ बाहर से करें तो वो हमें सस्ती पड़ती है, यहाँ पे बनाई जाए तो महंगी पड़ती है। तो इसका ये आसान हल है कि जितना स्टूडेंट्स जा रहा है उनको जाने दो, बल्कि उल्टा उनको फैसिलिटेट करो, वहाँ पे वो दिहाड़ी लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो पैसा यहाँ पे भेजेंगे तो हमारे उससे जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। इस सिस्टम पे काबू पाने की ज़रूरत है। ये ब्रेन ड्रेन या ब्रेन ट्रेन ये टर्म्स की हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन जब कोई बंदा पैसा लगा के बाहर जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पे दिहाड़ी लगा रहा होता है, तो एक तरह से उसको इस सिस्टम पे, इस मेरिट पे, इस जस्टिस पे, सभी पे वो अपना आत्म-एतमाद करके जा रहा होता है। और पाकिस्तान में ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश है, जिस बार्बर से कटिंग मैं करवाता हूँ वो बाहर जाना चाह रहा है। मतलब कोई भी शुबा इससे बाहर नहीं है, जिससे भी बात कर ले उसकी ख्वाहिश है कि वो बाहर चला जाए, 4 पैसे कमा ले। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने निशानदेही की, तो ये मसला ये है कि वो समझते हैं कि यहाँ पे मेरिट नहीं है, यहाँ पे जस्टिस नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, पैसे किस तरह से कमाएंगे, टैक्सेस बहुत है, नया कारोबार शुरू करने के लिए कोई आइडिया नहीं है, और फिर अगर कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी ये खून निचोड़ लेती हैं चंद पैसों के लिए। जो कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपये है वो सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मिल रही है या गवर्नमेंट सेक्टर में। जो सेमी गवर्नमेंट सेक्टर है या छोटे इदारे हैं वो कम से कम तनख्वाह भी बिल्कुल नहीं इसी देते। तरह से तो यहाँ पे छोटा काम करना मुमकिन ही नहीं स्टूडेंट्स के लिए। और इसी तरह से है, और मिनिमम रिसोर्सेज में काम करना स्टूडेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रेडिबिलिटी एक स्टूडेंट के पास होती है। अगर हम रिसर्च पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च में हमारे पास बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन वो कम्पीट नहीं कर पाते। हम क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उस तरह से नहीं कर पा रहे? तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को रेडी करने की ज़रूरत है। अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स के पास क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उन्हें टैकल कैसे करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 16 ईयर की एजुकेशन होती है, लेकिन वो अपना आइडिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कंपनी को। ये मेजर प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में कि उनको चीज़ों का पता होता है लेकिन वो बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते खुद को। ये चीज़ें हमें सिखानी चाहिए, हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि बच्चे ये चीज़ें सीखें। ठीक है, उसके अलावा मतलब बच्चों के पास जो आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, वो नहीं कर पाते। बच्चों के पास हम बाज़ बात पूछते हैं उनसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कैसे कर रहे हैं, या पैसे कैसे कमा रहे हैं खुद, तो वो छोटे मोटे काम बताते हैं, हम ऑनलाइन ये काम कर रहे हैं, दूसरा ये कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को वो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, इनको वो एक्सपेंड कर सकते हैं। मार्केट इतनी बड़ी उनके पास, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी एक मार्केट है। कोई बच्चा अगर कपड़ों से रेलेवेंट कोई काम करना चाहता है, ठीक है, या कोई बंदा कोई एप्लीकेशन किसी से डाउनलोड करवाना चाहता है लोगों को, कोई वीडियो गेम बनाना चाहता है, वो बच्चा वो बना सकता है।
आईटी की इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी ज़्यादा जॉब्स अभी आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल वो कर स्किल्स सकते पे हैं, वो काम जान करना बहुत ज़्यादा skills सीख ज़रूरी सकते है। हैं। अगर आप अपनी मार्केट में अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, डिग्री के साथ साथ आप जितना ज़्यादा अपनी स्किल्स पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, आपके करियर के लिए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। करियर काउंसलिंग के हवाले से बात हो रही थी, स्टूडेंट्स के स्किल्स के हवाले से बात हो रही थी, तो एक चीज़ अगर हम मजमूई तौर पर इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो स्किल्स इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपके करियर का तयन किया जा सकता है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं, फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और इस बड़े शहर से बहुत सारे लोग मोहब्बत रखते हैं, कारोबारी हब के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जो है, यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट से वाबस्ता लोग हैं, शोबिस से वाबस्ता लोग हैं। वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान से लेकर बड़े बड़े नाम जो हैं वो फैसलाबाद से निकले हैं। लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद की जो शोबिस इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्टर्स के क्या मसाइल हैं, स्टेज जो आर्टिस्ट हैं वो किन किन मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है फैसलाबाद में, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है करम अली ख़ान साहब ने, जो कि थिएटर से जिन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, फिर बहुत सारी फ़िल्म्स भी की। तो इनसे जानते हैं कि फैसलाबाद में ये क्या समझते हैं कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ के थिएटर आर्टिस्ट के क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप खान ठीक साहब? ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा कि फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, इसकी जी, इंपॉर्टेंस से कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता है, हिस्ट्री में भी और इसमें भी। लेकिन फिर भी अगर यहाँ के आर्टिस्ट से मैं बात करूँ तो बहुत सारे मसाइल हैं। आपकी नज़र में क्या क्या मसाइल हैं यहाँ के आर्टिस्ट? देखिए, बात तो आपकी बहुत बड़ी है कि यहाँ मसाइल क्या होना चाहिए। फैसलाबाद एक हमारे पाकिस्तान का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। बिल्कुल। इसके हवाले से भी दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड में अगर शो बिज़नेस की दुनिया की पहचान हुई है तो वो भी शो बिज़नेस से हुई है। बिल्कुल। क्योंकि फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा नाम हुआ है जिसे कहते हैं खान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। बिल्कुल। ठीक है जी। उन्होंने एक पूरी दुनिया में एक शो बिज़नेस की दुनिया की जो लुक होती है ना, वो अपनी मतवज्जो कराई उन्होंने। इससे हमारे मुल्क की पहचान हुई है। तो फैसलाबाद में एक बहुत अच्छा काम होना चाहिए इंडस्ट्री के लिहाज से, कोई गायकी के लिहाज से, कोई ऐसा काम होना चाहिए कि जो लोगों को पता है कि यार फैसलाबाद की धरती के लोग कैसे कलाकार हैं या कैसे आर्टिस्ट हैं। ठीक है जी। बिल्कुल। तो ये होना चाहिए, हुकूमत के साथ मिलके होना चाहिए। तो आर्टिस्ट तो बेचारा बात कर सकता है कि यार ये काम होना चाहिए, लेकिन उस पर अमल करना ये हुकूमत का काम होता है, या फिर वो बिग आर्टिस्ट होता है जिसकी बात को माना जाए, तो वो होना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर की जो आवाज़ है ना, जो कमी होती है वो ये पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, बड़ा लेकिन शहर। इसके बावजूद यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सबसे पहला मसला तो ये ये है। मसला और है। दूसरा, अगर रिसोर्सेज वाइज भी देखें तो यहाँ के जो थिएटर आर्टिस्ट हैं जी। उनके पास बड़े लिमिटेड से वसाइल हैं, जिसकी बेशक वजह से ज़िंदगी का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत टैलेंट की कमी नहीं होती है, ये भी एक बड़ा मसला अच्छा, है। थिएटर के हवाले से जो करते हैं ना फैसलाबाद के छोटे छोटे आर्टिस्ट, जैसे हर इंसान पहले छोटा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्ट ये इसी तरह लेते हैं। हमने भी बड़ा वक्त गुजारा, बड़ा ऐसा किया कि आदमी सुनाना शुरू कर दे तो बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि जब इंसान स्टार्ट होता है ना, सीढ़ी पहली को चलता है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती है। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं कि अगर दुख नहीं देखा तो सुख कैसे देखेंगे। तो ये शो बिज़नेस का काम कुछ ऐसा ही है कि इसमें बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिनको बहुत मुश्किलें होती हैं, उनको पार करना होता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा जो इस वक्त होनी चाहिए, सही। कि आर्टिस्ट बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसको पेट लगा होता है। सही। ठीक है ना? बिल्कुल। जो छोटा आर्टिस्ट होता है ना, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। यार वो आता है, रात को जागता है, सारा दिन फिरता है कि यार मैंने जाना है, काम करना है, लेकिन उसका ये एहसास तो होना चाहिए ना, यार ये गरीब आया है, शौक तो है इसको, काम तो कर रहा है, लेकिन यार इसको कुछ देना भी चाहिए। घर जाके बच्चों के लिए कुछ लेके जाए, खुद भी खा ले, कोई पेट तो इसका सहारा बने ना। लेकिन ऐसा होना चाहिए, ये ना हो कि किसी आर्टिस्ट को एक आदमी है वो 20 लाख रुपया ले रहा है, एक आदमी चारा वो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, उसका गुजर बसर भी करना बड़ा हाय मुश्किल हो हाय, जाता है। कितनी आज बुरी के बात दौर है में। ये। इसमें इस हवाले से मैं बात करूँगा
कि इंसान को इंसान समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये भी छोटा आर्टिस्ट है तो क्या है, नहीं यार वो भी इंसान है, उसके अंदर उससे भी बड़ा जज्बा है कि यार मैं कुछ करूं बनूं, लेकिन क्या है कि उसको थोड़ा सा सहारा भी देना चाहिए इंसान, ये होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से थिएटर आर्टिस्ट के ये मसाइल है, मैं समझती हूँ कि हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी फ़नकार है। जो हैं वो लोगों के चेहरे पे हंसी बिखेरते हंसी हैं। आपने बिखेरते देखा होगा हैं। कि इंसान को कभी कोई डिप्रेशन हो तो ज़रा से कोई मूवी देख लें तो बेशक, इंसान का बेशक। मूड बड़ा रिलैक्स हो हाँ जाता जी, है। हाँ तो जी, हाँ जी। ऐसे में अगर फ़नकार ही मसाइल का शिकार होंगे तो वो किस तरह से मुस्कुराहटें किस तरह से बिखेरेंगे? मुस्कुराहटें देंगे, ये बात है। उसे अंदर से वो खुद तो अच्छा हो ना, उसे इसकी फीलिंग तो चेहरे की नज़र आए देखने वालों को, यार बिल्कुल ठीक है। अंदर से वो मरा होता है तो दूसरों को हंसा रहा होता है कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन क्या है कि उसकी फीलिंग जो अंदर है ना वो दबी होती है। सही, वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते जी, हैं, जी। थिएटर करना चाहते हैं या मूवीज़ में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कहाँ से वो इनिशिएटिव लें? अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे, यहाँ पर तो मौके या अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है, तो कोई कहाँ भी से नहीं, स्टार्ट लिया जाए? बेशक। देखिए जी, मैं आपको अपनी बात बता दूंगा, हम फैसलाबाद शहर के रहने वाले हैं, ठीक है। माशाल्लाह जब स्टार्ट किया तो मैंने थिएटर से, हमारे साथ ही चिन्नौर शहर है, ठीक है, तो वो वहाँ मेरा पहला एक प्ले था दीवाने पाकिस्तान दे, एज ए हीरो मैंने वो ड्रामा किया। सही, और मेरी गुड लक यही थी कि मेरा पहला ड्रामा ही मैंने एज ए हीरो किया। मतलब बचपन से ऐसा था कि देखने वाले को प्यार मोहब्बत करते थे कि यार एक शक्ल सूरत होती है, कुछ फेस ऐसे होते हैं, कॉमेडी होते हैं, कुछ होते हैं यार ये कर ले वो कर ले। वो अल्लाह की ऐसी रहमत हुई कि मेरा स्टार्ट पहले जो था ना वो एज ए हीरो सही, ड्रामा मिला। तो बहुत ही अच्छा ड्रामा था, इतना रश हुआ उस ड्रामे को, इतना लोगों ने देखा पसंद किया। खैर उसके बाद बेसिकल मैं ज़्यादा लाहौर में रहता था, ठीक है, ठीक, तो वो ड्रामा किया, उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। वही बात आ गई ना कि मेरे अंदर क्या था जो ना वो फिर मेरा लाहौर जाके पूरा हुआ। अंदर सही। क्या था कि बड़ी स्क्रीन का, सही, तो मैंने सोचा यार अब थिएटर तो वहाँ से स्टार्ट कर लिया, अच्छा माशाल्लाह हो गया। फिर लाहौर महफिल थिएटर में अमान साहब, बब्बू साहब, मसाना साहब, इनके साथ भी कुछ काम किया, मौका मिला मुझे, बड़ा अच्छा अच्छा रोल किए। फिर मैंने आखिरकार फैसला किया कि नहीं यार जो तुम्हारे अंदर है ना तुम उस तरफ चलो। सही, फिर मैंने इंडस्ट्री को रुख किया, ठीक, इंडस्ट्री पे गया। सही। इंडस्ट्री पे रहकर मैंने एक बिल्कुल इसी अपने तरह से ये ज़िंदगी के चैलेंजेस जो हैं वो इंसान को बहुत कुछ सिखाते बहुत हैं, कुछ तो आपने भी सिखाते बहुत हैं। सीखा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया खान बहुत साहब फॉर शुक्रिया। जॉइनिंग अस इन दिस Thank you, प्रोग्राम। फैसलाबाद के आर्टिस्ट के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और सेहत के हवाले से बात करें तो जब भी सेहत के मसाइल के हवाले से बात करें तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि बहुत एक्सपेंसिव है हेल्थ केयर फैसलाबाद में। तो ऐसे में सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा हस्पताल है जो कि मरीज़ों को सहूलियात प्रोवाइड कर रहा है। क्या क्या फैसिलिटेशन है, इनके मसाइल क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर एजाज साहब ने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सोशल सिक्योरिटी अस्पताल फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सोशल सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का एक अहम और बुनियादी इदारा, क्या क्या फैसिलिटेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो है वो वर्कर्स को? सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में दो तरह के सेटअप हैं। एक हमारा जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप है, और हमारा है दूसरा सेकेंडरी केयर, और तीसरा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 4 हॉस्पिटल हैं सोशल सिक्योरिटी के। सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसमें आजकल मैं सर्व कर रहा हूँ वो है सूसा रोड, मदीना टाउन पे। ठीक है, वो 300 बेड्स का हॉस्पिटल है। सही, और एक हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है जो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चा बच्चा के लिए है, वो MNCH हॉस्पिटल है, वो जड़ावाला रोड पे है। एक हॉस्पिटल हमारा कैलाश में है जो वो खदमात सर अंजाम दे रहे हैं हम लोग वहाँ पे। और एक हमारा उधर है जड़ावाला में, जहाँ पे हम लोग जड़ावाला के लोगों को, जड़ावाला के वर्कर्स हो, उनको खिदमत मुहैया कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग हर तरह का इलाज जो भी ज़रूरत हो, सिंपल बुखार से लेके कैंसर का ट्रीटमेंट और इवन दिल के ऑपरेशन भी सोशल सिक्योरिटी में होते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सोशल सिक्योरिटी में ट्रीट नहीं होती। जो भी फैसिलिटी अवेलेबल ना हो उसको हम आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, हमने MOU साइन किए हुए हैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के, मुख्तलिफ़ जो जहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज़ हैं हम लोग वहाँ पे मरीज़ को रेफ़र करते हैं।
यानी कि सोशल सिक्योरिटी जो है ये वर्कर्स के लिए एक नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर बात करें कैंसर के इलाज के हवाले से बड़ा एक्सपेंसिव इलाज जी, है, और इसी expensive तरह से है। दिल के मरीज़ जो हैं उनके हवाले से भी एक हस्पताल में अगर इतनी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। जी। तो इस हवाले से मुझे तो ज़रा सा ये भी बताइएगा कि अगर डिफरेंट शोबाजात के हवाले से बात करें, कैंसर के साथ साथ और कौन कौन से शोबाजात जो हैं कैंसर वो के एक्टिवली साथ वर्क कर रहे हैं? हम लोग मेडिसन में, जिसमें फालिज का इलाज आता है और दूसरी चीज़ें शुगर का इलाज है, कोई हेपाटाइटिस हो गया, ये सारी ट्रीटमेंट हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसको सर्जरी हमारे पास 2 सर्जन हैं फैसलाबाद में, लैब कॉलेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे होती हैं। हमारे हॉस्पिटल में गैस्ट्रोस्कोपी भी होती है, नाक कान गले का भी है। अभी रिसेंटली अभी फेको मशीन हमारी आई है, सही। तो उससे आँख के ऑपरेशन जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकेंगे। इसी तरह और बहुत सारी सहूलियात हैं। मैं गर्ज़ के जितनी भी स्पेशलिटी सिविल हॉस्पिटल में है, अलाइड हॉस्पिटल में है, सारी की सारी सोशल सिक्योरिटी में अवेलेबल हैं। सही। और हम लोग कोशिश करते हैं कि मरीज़ों को बेहतर तरीके से फैसिलिटीज़ मुहैया करें। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि पेशेंट जब किसी अस्पताल का रुख करते हैं तो वो मेंटली तौर पे पहले ही बड़े परेशान होते हैं अपनी जी। सेहत को लेकर, उनके अटेंडेंस बड़े परेशान होते हैं। तो अगर सोशल सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो डेली कितने पेशेंट्स का चेकअप होता है? हमारा ओपीडी जो है जिसमें आउट पेशेंट है उसमें राउंड अबाउट कोई 2500-2600 पेशेंट डेली विज़िट करते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में MNCH हॉस्पिटल में 400-500 पेशेंट उधर आते हैं। जड़ा वाले में अलहदा है, बाकी जगहों पे अलहदा है ओपीडी। और हमारा जो मदीना टाउन का है जहाँ पे सेटअप, वहाँ पे तकरीबन हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल है। हमारी बेड ऑक्यूपेंसी जो है मोर देन 80% है। सही। बिल्कुल ये बड़ा एक अच्छा नंबर है और इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है। और अमूमन डॉक्टर एजाज साहब, अगर हम गवर्नमेंट अस्पतालों के हवाले से बात करें, अब बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर बड़ी अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जहाँ पर पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो इस हवाले से सोशल सिक्योरिटी अस्पताल किस तरह से मेक श्योर करता है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके साथ एक अच्छा और एक प्रोफेशनल बिहेवियर से जो पेशेंट्स है उन्हें एंटरटेन किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त सोशल सिक्योरिटी, जिसको कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली साहब गवर्न कर रहे हैं, और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं लेबर मिनिस्टर फैसल खोकर साहब, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है इस बारे में कि वो किसी के वर्कर के साथ कोई बदतमीज़ी, कोई किसी को मेडिसिन ना मिलना, उसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। और पर्टिकुलरली उनके नक्शे कदम पे मैं भी कोशिश करता हूँ कि वर्कर्स के साथ जो भी आता है, जो भी मरीज़ आता है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको डील किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। सोशल सिक्योरिटी में कोई भी मेडिसिन जो भी कोई भी प्रिस्क्राइब करता है, स्पेशलिस्ट करता है, वो हम लोग खुद से प्रोवाइड करते हैं। वर्कर को एक पैसे की चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती। और साथ ही जो टेस्ट होते हैं सारे, जो टेस्ट हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, हमने MOUs किए हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे, तो वो सारे टेस्ट जो है सोशल सिक्योरिटी करवाती है। ठीक है। और थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिएगा कि जैसे सोशल सिक्योरिटी में वो वर्कर्स जो रजिस्टर्ड होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू होते हैं, तो उनके डिपेंडेंट्स को भी फैसिलिटेट किया जाता है इलाज के लिए? 2.25 लाख वर्कर फैसलाबाद हॉस्पिटल के साथ रजिस्टर्ड हैं, और उनके कोई 18 लाख डिपेंडेंट जो हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल फैसलाबाद उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। हमारा जो कैचमेंट एरिया है उसमें जौहराबाद आ गया, जौहराबाद से सरगोदा आ गया, चिडियोट आ गया, पिंडी बटियाँ आ गया, इसी तरह से शाहकोट, कमालिया, ननकाना, और साथ में इधर आ जाएँ जड़ांवाला, ये टोबा टेक सिंह, शोरकोट, ये सारी जो हमारा कैचमेंट एरिया है, तकरीबन आधा फैसलाबाद जो है जंग आ गया, आधा फैसलाबाद है जिसको सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल कैटर करता है। और हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। बिल्कुल इसी तरह से फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है। और सेहत के हवाले से बात करें तो सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, और दिन ब दिन जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में सोशल सिक्योरिटी का फैसलाबाद में मौजूदगी ये किसी नेमत से कम नहीं है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब अगर हम सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स जो कि इस हॉस्पिटल के अंडर आते हैं उनके हवाले से बात करें, उनके डिपेंडेंट्स के हवाले से बात करें, तो रजिस्ट्रेशन के अमल में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। वर्कर्स ये कहते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं
इस हवाले से बताइएगा कि ये किसके एंड पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, कंपनीज़ के एंड पे है, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या हस्पताल है उसके एंड पे ये चीज़ें आ रही हैं? ये एक कानून है जिसके तहत जब तक किसी भी कंपनी का ओनर जो है उसको सर्टिफाई नहीं करता, उस वक्त तक वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। सही। तो हमारी तो जो भी हमारे पास आता है, हमने सबको हमेशा वेलकम कहा है, हमारे पास आएँ, हम लोग तैयार हैं। हम तो इवन जो एमरजेंसी में ऐसे लोग जो सिक्योर्ड नहीं भी हैं, हम तो उनको भी ट्रीटमेंट, एमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद हम उनको एम्बुलेंस देते हैं और वो प्रॉपर जो जगह पे जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे छोड़ के आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसानी ज़िंदगी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं इसमें। बिल्कुल इसी गलतियाँ तरह से। बताइयाँ होती हैं, लेकिन अबाउट 99% हमारी कोशिश होती है कि वर्कर को सेटिस्फाई करें। बिल्कुल इसी तरह से। और जब हेल्थ के हवाले से बात हो या एक बड़े शहर के हवाले से बात हो तो यहाँ पर रिसोर्सेज के साथ साथ तमाम चीज़ों को मैनेज करना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ अस्पताल की तरफ से, कुछ पेशेंट की तरफ से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से कंपनीज़ का इसमें मेजर रोल होता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम सोशल सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। डॉक्टर साहब, अभी आपने एमरजेंसी के हवाले से बात की, तो एमरजेंसी के हवाले से क्या क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है पेशेंट्स को? एमरजेंसी में हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। सही। हम हार्ट की एमरजेंसी डील करते हैं, हम ट्रामाटोलॉजी डील करते हैं, सर्जिकल एमरजेंसीज डील करते हैं, गायनी की एमरजेंसीज डील करते हैं, यानी कि हर किस्म की एमरजेंसी को सोशल सिक्योरिटी में डील किया जाता है। सही। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो सोशल सिक्योरिटी में मौजूद नहीं है। अगर कोई मौजूद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे MOUs हैं, सही। FIC के साथ MOU है। अगर किसी पेशेंट को फौरी एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के साथ, उस एम्बुलेंस के साथ उस पेशेंट को शिफ्ट करते हैं FIC, और डॉक्टर से MS से और दूसरे लोगों से बात करके उसको प्रॉपर वर्कर को फैसिलिटेट करवाते हैं। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट हमारे पास नहीं पहुंच सका, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्ट से चला गया है, तो उसका जितना भी खर्चा है सही। सोशल सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, प्रॉपर तरीके से, कि वो वहाँ से NOC ले, सारा कुछ हो, हम लोग उसको वो भी इसमें खर्चा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले जी, से वो बड़ा डॉक्यूमेंटेशन वो ज़रूरी होती है, वो करनी पड़ती है। कुछ लोग वैसे भी फेक काम भी करते हैं, लेकिन वो उसको करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन हमारी ज़रूरी होती है। सही। और डॉक्यूमेंटेशन में अगर अमूमन बात की जाए किसी भी इदारे के हवाले से, मैं सोशल सिक्योरिटी के हवाले से बात नहीं करी, पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से, तो डॉक्यूमेंटेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है। और यहाँ पर जहाँ पर पेशेंट की ज़िंदगी का सवाल है तो ये बड़ी जल्दी से इस मामले को देखना पड़ता है, फास्ट ट्रैक करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में कितना वक्त दरकार होता है या किस तरह से ये मामला आप लोग देखते हैं? जो हमारे हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें तो विद इन 2-3 आवर्स सारा काम कंप्लीट हो जाता है। जो आपने करवानी है किसी बाहर से, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि वर्कर को खुद जाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास आए तो हम फैसिलिटेट करते हैं उसको, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। जितनी जल्दी कंप्लीट हो गए हम लोग उतनी जल्दी उसको डिस्पर्स कर देते हैं, पैसे डिस्पर्स हो जाते हैं उनको। सही। ये बड़ा अच्छी बात है क्योंकि पेशेंट की ज़िंदगी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जैसे भी डॉक्टर एजाज कह रहे हैं कि पेशेंट की ज़िंदगी उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि एमरजेंसी में आते हैं, उन्हें फ़र्स्ट हैंड टैकल किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पर्ची सिस्टम है या किस तरह से, क्या तरीक़ाकार है? हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी में HMIS सिस्टम है, फुली कंप्यूटराइज सिस्टम है। ठीक है। पेशेंट का कार्ड बनता है, ठीक है। R5 कार्ड कहते हैं उसको। वो कार्ड लेके हमारे पास आता है, रिसेप्शन है, वहाँ पे 10 बंदे बैठे हैं, औरतों की रिसेप्शन अलहदा है, मेल रिसेप्शन अलहदा है। वहाँ पे वो बंदा अपना कार्ड देता है और उसको एक MR नंबर इशू होता है। सही। वो MR नंबर इशू होने के बाद उसका रिकॉर्ड 10 साल 20 साल पुराना भी है तो वो कंप्यूटर सारा कुछ सामने ले आता है। सही। वो वहाँ से MR नंबर के बाद उसका रेफर फॉर्म इशू होता है, वो रेफर फॉर्म लेके मुतलका डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ से कोई टेस्ट करवाना हो तो वही MR नंबर लिख के टेस्ट हो जाता है, उसी MR नंबर पे मेडिसिन मिलती है, उसी MR नंबर पे वो एडमिट होता है, उसी MR नंबर पे वो डिस्चार्ज होकर दवाइयाँ लेके घर चला जाता है। बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम आप लोगों ने रखा कोशिश हुआ कर है रहे हैं, ताकि बाकी गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन नहीं हो। कोशिश यही है, ये अकेले फैसलाबाद में नहीं, जितनी भी सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल हैं, हमारे 22 हॉस्पिटल हैं पूरे पंजाब में, वो सब में ऐसा ही काम हो रहा है।
और वाकई ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगी उतना ज़्यादा हेल्थ केयर का निज़ाम जो है वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा और चीज़ें जो है लाइन अप होती हुई नज़र आएंगी। डॉक्टर साहब, जहाँ पर पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने के हवाले से और सर्विसेज प्रोवाइड करने के हवाले से, वहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फीडबैक अप्रोच, जो कि किसी भी अस्पताल को फर्दर बेहतर कारकर्दगी करने के लिए या जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें टैकल करने के लिए आसानी प्रोवाइड करती हैं। तो क्या सोशल सिक्योरिटी में ऐसा कोई निज़ाम है कि पेशेंट से उनका फीडबैक लिया जाता है कि कहाँ पर मसला था, कहाँ पर प्रॉब्लम थी, ताकि फ्यूचर में उस इशू को उस तरह से ना रिपीट किया जाए? जी, हम लोगों ने ना परफॉर्मे डिवाइस किए हुए हैं। जो वर्कर हमारे पास एडमिट होता है उसको सबको परफॉर्मा दिया जाता है और उससे उसका फीडबैक लिया जाता है कि डॉक्टर ने आपसे सही डील किया, नर्स ने सही डील किया, जो आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ आता है उन्होंने सही डील किया। वो अपनी हमें फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक को हम आगे, हमसे पूछा जाता है हर महीने और हम आगे देते हैं उसको फीडबैक। हमारा जो हेड ऑफिस है हमसे पूछता है, हम लोग उसको आगे बताना होता है हमें कि ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पे हमारे फ्लॉज हैं। और जो हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं मोहम्मद अली साहब, तो उन्होंने आके एक मंथली सबकी ACR, पहले तो ईयरली ACR होती थी, अब मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। वो हमसे मीटिंग करते हैं हर डॉक्टर के बारे में, हर स्टाफ के बारे में कि इसका क्या काम था, इसने ये काम गलत क्यों किया, ये सही है, ये इसको और बेहतर होना चाहिए। हम लोग यानी कि पूरी तरह जवाब दें हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जीरो टॉलरेंस नहीं है। जीरो मैंने बताया ना आपको कि जीरो टॉलरेंस है। और ये होनी भी चाहिए। फिर जाके हमारे जो हेल्थ के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एक एजुकेशन पे और दूसरा हेल्थ के हवाले से। तो डॉक्टर्स के हवाले से बताइएगा डॉक्टर साहब कि कितने डॉक्टर्स की तादाद है सोशल सिक्योरिटी में? हमारे पास 28 स्पेशलिस्ट हैं सही, और गायनी के सेटअप में अलहदा हैं, और हमारे पास 94 डॉक्टर्स हैं मेल फीमेल जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल फैसलाबाद में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये 300 बेड के लिए सफिशिएंट है और इसमें हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी हो रही है सर्जरी और मेडिसिन में। ठीक है, वहाँ पे 14 डॉक्टर इसके अलावा हैं। सही, मतलब स्पेशलिस्ट हैं और पेशेंट को जी, कहीं का मसला हमें नहीं प्रॉब्लम होता। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। छोटे बच्चों के हवाले से उनकी सेहत को यकीनी बनाने के लिए भी डिपार्टमेंट है, और वो हमारे डिपार्टमेंट पास किस तरह से काम पीडियाट्रिक करता है? स्पेशलिस्ट 3 हैं और एक नर्सरी है जो स्टेट ऑफ द आर्ट नर्सरी है। और मेरा दावा तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे पता है कि अल्लाह के फजल से उस तरह की नर्सरी पूरे फैसलाबाद में और कहीं भी नहीं होती। फैसिलिटेशन उसमें तमाम तरह चीज़ें मौजूद हैं 100% मौजूद है। स्टेट ऑफ द आर्ट उसमें सब कुछ मौजूद है, वेंटिलेटर मौजूद है, बाकी चीज़ें मौजूद हैं, कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम दीगर अस्पतालों के हवाले से बात करें तो कहीं पर बेड्स की तादाद कम होती है, लोग वहाँ पर उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के सर्विसेज सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में दी जा रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों की कोई फ्यूचर प्लान्स भी होंगे कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद किस तरह से बेहतर की जा सकती जी, हैं? फ्यूचर प्लान में हम लोग इधर प्लान है हमारा MRI मशीन लगाने का, वो इस वक्त फैसलाबाद में अवेलेबल नहीं है। एक मुल्तान रोड लाहौर है, हमारा नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल वहाँ पे है। फैसलाबाद में MRI की ज़रूरत है, वो हम लोगों ने डिमांड की है, वो आ जाएगी। और एक हमारा है कि इधर लाहौर में तो हमारा कार्डियक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, फैसलाबाद के लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए कार्डियक इंस्टीट्यूट वो, जिसमें तमाम दिल के मरीज़ों की प्रॉपर इलाज हो। ये बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं। डॉक्टर साहब, ये मजमूई तौर पे मैं यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के हवाले से नहीं बात करी, अगर मजमूई तौर पे हम पाकिस्तान के हेल्थ निज़ाम को देखें तो आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो आप क्या नोटिस करते हैं कि किस तरह से हम हमारे हेल्थ निज़ाम को जो बेहतर कर सकते हैं? हेल्थ निज़ाम को बेहतरी के लिए मैं उसके बारे में एज सच फौरी तौर पे कमेंट नहीं कर सकता। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेरा ख्याल है कि वो पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोशल सिक्योरिटी में ऐसा हमारे पास सिर्फ वर्कर्स आते हैं और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर करें और एक लेवल पे आ जाएं जिससे तमाम इसी तरह से कि पूरे पाकिस्तान में जो सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं पंजाब में सबसे बेहतर है। अब बिल्कुल बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। पर हेल्थ के हवाले से बात कर रही थी जी, हेल्थ के रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं और फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, तो सोशल सिक्योरिटी एक अहम इदारा था जो कि सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का स्टे।
वेलकम बैक जी। अब प्रोग्राम में बात कर लेते हैं ताजरों के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद क्योंकि एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारे लोग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, कोई कारोबार है, और इसी तरह से सब्ज़ी मंडी जो है वो फैसलाबाद की बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडी है, जिसके मसाइल के हवाले से बात करें तो बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिन पर आवाज़ उठाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे, इस पर ताजरों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना आमिर जावेद साहब ने, सदर हैं अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे राना साहब आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का मैडम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है गुलाम महिउद्दीन साहब ने, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं गुलाम महिउद्दीन साहब आप? सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले राना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गुलामाबाद एक बड़ी सब्ज़ी मंडी है, अगर इसके मसाइल के हवाले से बात करें तो बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिस पे हम अक्सर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते रहे हैं। वो सिक्योरिटी का मसला हो, वो पीने के साफ़ पानी का मसला हो, मौजूदा सिचुएशन क्या देख रहे हैं? कोई मसले हल हुए आप लोगों के? मैडम मसले तो नहीं हल हुए, लेकिन इस वक्त जो अवाम को परेशानी है पूरे पाकिस्तान में वो ये है कि जो सब्ज़ियाँ हैं, टमाटर, मिर्च, मसाला जात जितनी भी सब्ज़ी हैं, इनके रेट बहुत ज़्यादा हो गए। गरीब आदमी की पहुंच से तो वैसे ही दूर हो गए हैं। मैं कहता हूँ मिडल मैन भी जो है ना, उसकी पहुंच से भी रेट बहुत दूर हो चुके हैं। तो इसके लिए कोई प्रॉपर तरीक़ाकार, कोई फोरम जो वो उसकी ज़रूरत है। तो जो तकरीबन 2 माह से सब्जियों के रेट में इजाफ़ा हुआ है, वो टमाटर का रेट इस वक्त तकरीबन 300 रुपये किलो से लेके 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। तो आज का अदरक का रेट जो है वो तकरीबन 700 रुपये किलो है। सब्ज़ मिर्च 100 रुपये किलो है। जो सब्ज़ियाँ हैं वो तकरीबन हर सब्ज़ी जो है वो 100 रुपये से कम कोई सब्ज़ी नहीं है। इस हवाले से जो ज़मींदारों का नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से, उस तरफ फोकस होना चाहिए। बहुत नुकसान है। जो नुकसान ज़मींदार का हुआ है, उसका नुकसान जो हम शहर के लोग हैं वो भी उसमें बराबर के शरीक हुए हैं। ऐसे कि अगर सैलाब ना आता, उनका नुकसान ना होता, तो टमाटर 50 रुपये किलो होने थे, सब्जियां 20 रुपये किलो होनी थी। ठीक है कि नहीं? पिछले रमज़ान में आपने देख लिया, आप 20 रुपये 30 रुपये किलो सब्जियाँ थी। तो ये महंगाई की वजह से तमाम चीज़ें तो शहरी लोग ख़रीदते हैं, तो फिर नुकसान शहरी लोगों ने बर्दाश्त किया ना। अगर टमाटर 400 रुपये किलो हैं तो वो शहरी लोग ही ख़रीद रहे हैं ना। तो अगर सब्ज़ियाँ 100 रुपये किलो हैं तो वो भी शहरी लोग ख़रीद रहे हैं। अदरक 800 रुपये किलो है तो शहरी लोग ख़रीद रहे हैं। तो इसकी जितनी भी आप कहें ज़मींदार को नुकसान हुआ है, वो ज़मींदार को नुकसान पूरा हो जाएगा। अब अगर चीज़ 400 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है तो उसके पैसे ज़मींदार को जा रहे हैं, बिल्कुल शहर के लोगों को नहीं जा रहे। हमें चीज़ 800 की हो या 400 की हो, सही, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो सिर्फ कमीशन लेनी है। अगर इसका फ़ायदा है तो वो भी ज़िम्मेदार को है, अगर नुकसान है तो वो भी ज़िम्मेदार को है। लेकिन ज़िम्मेदार भी तो खुश नहीं नज़र आ रहा ना। ज़िम्मेदार भी कहता है कि हुकूमत की जानिब से बहुत सारे मसाइल हैं जो कि नहीं हल होते। इस तरह से सब्ज़ मंडी वाले अगर बात करें, ताजर तो वो भी बड़े परेशान हैं। लोगों के हवाले से बात करें तो सब्ज़ियाँ महंगी बिक रही हैं, वो भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? क्योंकि जब फ्लड आया था, इतना तो हमें पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आने वाले दिनों में महंगाई की सूरत में मौजूद रहेंगे हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। ये जो इस वक्त सूरत हाल मैडम, जो सब्जियां हैं ये लोकल फैसलाबाद की पैदावार ही सब्ज़ी कोई नहीं है। टमाटर है तो ये या तो अफ़गानिस्तान से आ रहा है या एक कलाश इलाका है उधर से आ रहा है टमाटर। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त इसकी पैदावार ही नहीं है। अगर किसी इलाके में है तो शादर नादर बिल्कुल थोड़ी है। तो इसमें मैं असल जो इसका गुनाहगार है वो है महकमा ज़राअत। सही, अगर महकमा ज़राअत इस बारे में कोई मनसूबाबंदी करे भी, ये चीज़ें इस मुल्क में अब जितनी भी डॉलर हैं वो तो सारे अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं, रोज़ाना
हम अरबों रुपए का टमाटर अफगानिस्तान से ख़रीद रहे हैं, सरमायाकारी उधर जा रही है, पाकिस्तान का सरमाया जो है वो कम हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। अगर ये ज़रूरी मुल्क है, ये चीज़ें पाकिस्तान में ही पैदा हों तो पाकिस्तान में ही रहें, तो पाकिस्तान में ही उसका सरमायाकारी हो। तो इसलिए महकमा ज़राअत गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जिसको अरबों रुपए के फ़ंड दिए जाते हैं। उनकी कारकर्दगी इस हवाले से बिल्कुल ज़ीरो है, और इसका ज़िम्मेदार भी जो है ना वो महकमा ज़राअत है। सही, महकमा ज़राअत को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, आपका ये कहना है। यहाँ पर मैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, अगर हम सब्ज़ी मंडी के मिसाल के हवाले से बात करें तो आपकी नज़र में वो कौन कौन से मसाइल है जो कि मंडी की हल मिसाल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मंडी की मिसाल सबसे पहले तो हमारा सफाई का निज़ाम है, वो बहुत उधर ज़ीरो ही है तकरीबन। वो आते हैं, सफाई तो सुबह सुबह करें ना, जब जो मंडी का टाइम होता है, आते हैं 12-1 बजे, सफाई करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। मंडी में इतना गंद है, आप कहीं आके देखें, बहुत बुरा हाल है आने जाने वाले। जब बारिश पड़ती है, बारिश में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। दूसरा जो हमारा मसला है वो मंडी से बाहर जो मंडी लगी हुई है, नजायज़ जो तजावज़ात है, पैरा फोर्स ने किया था, अपनी कार्रवाई की थी, मगर 1 या 2 दिन वो आए, ठीक है ना। अब फिर वही बुरा हाल है। हमारे साथ एक हॉस्पिटल है, कॉलेज है, ठीक है, मस्जिद भी है बड़ी, आने जाने वाले के लिए मसला बड़ा बनता है। तो मरीज़ आता है, उधर गुजरने के लिए भी बिल्कुल ही रास्ता नहीं होता जी। सही बात है, ये मसाइल जो हैं ये पूरे हल तलब होने चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें कि देखने को बड़े छोटे छोटे से मसाइल लगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का इशू हो गया तो वारदातें बढ़ जाती हैं, इसी तरह से तजावुज़ात हैं, तो इस पर अगर काम नहीं हो रहा तो जो जायज़ मंडी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर दिखाई दे रही होती जो है। मंडी बाहर लगी है, अंदर से ज़्यादा मंडी वो बाहर लगी हुई है। लोग आते हैं बाहर से माल खरीदते हैं, चले जाते हैं, अंदर आते ही नहीं है, ठीक है ना। वो जो नजायज़ तजावुज़ात वाले हैं वो उनसे पैसे लेते हैं। हम अंदर बैठे हैं, हम करोड़ों का काम कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा उस मंडी का नुकसान हमें बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से, और ये ऐसे मसाइल हैं जिन पे फ़ौरन से हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर राना साहब, अगर आपसे ये बेशुमार प्रोग्राम मेरे हुए हैं जिस पे हमने बात की है कि वहाँ पर पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, वहाँ वॉशरूम की सहूलत उस तरह से मौजूद नहीं है, वारदातें जो हैं वो बढ़ जाती हैं क्योंकि गैर कानूनी मंडी जो है वो बाहर लगी हुई है। तो आपने ये मसला हाईलाइट किया, क्या किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ रब्ता किया हो, क्या रिस्पॉन्स देते हैं? मैडम, इस बारे में काफ़ी मरतबा आपके चैनल के हवाले से प्रोग्राम किए गए, आपके स्टूडियो में भी प्रोग्राम किए गए, और आपके सीनियर एंकर हैं बिलाल डोगर साहब, उनके साथ भी प्रोग्राम किए गए, राना बोबी साहब के भी साथ प्रोग्राम किए गए, एक आपका प्रोग्राम आहर क्यों, उनके साथ भी ये प्रोग्राम किए गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि इंतज़ामिया को क्या मजबूरी है कि वो इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेते। अगर लेते भी हैं तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक्शन लेते हैं, दूसरे दिन फिर वो ही निज़ाम होता है। तो इंतज़ामिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए भी, इतने चैनलों में, इतने प्रोग्रामों में एक चीज़ हाईलाइट हो रही है तो उसमें उसका हल उनको करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि इसके पीछे जो नई फोर्स बनाई गई, जो पैरा फोर्स बनाई गई, इसकी भी कोई कारकर्दगी मेरा ख्याल फैसलाबाद में मुझे नज़र नहीं आई, सिवाय इस बात के ये बत्तियों के साथ रूटर बजा लें, बस सड़कों पे गश्त कर लें, लोगों को डरा लें, बस इस हद तक है। अगर आप कहें कि नजायज़ तजावज़ात इन्होंने ख़त्म कर लिया तो वो मैं नहीं कह सकता कि ख़त्म कर ली, इसलिए कि मेरे गुलाम अहमदाबाद जो इलाका है ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है और इसमें बहुत बड़ी आबादी है और इसमें मंडी भी मौजूद है और बहुत से बाज़ार हैं, लेकिन किसी में भी कोई काम नहीं हुआ। ये इनका यही वतीरा रह आए हैं, बस वो शटल जो है वो तोड़ दिए हैं, तजावज़ा नीचे है तो नुकसान ऊपर से शुरू कर दिया। जो नीचे हैं वो उसकी हालत बिल्कुल उसी तरह ही मौजूद है। मंडी आज भी बाहर नजायज़ तजावज़ात मंडी के बाहर सदर बाज़ार में बिल्कुल मौजूद है। जो नई पैरा फोर्स आई है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन्होंने भी करप्शन कर लिया, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ इतना इफेक्टिव आपको नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल इनकी कारकर्दगी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये भी उसी लाइन पे चलना शुरू हो जाएंगे। इनकी भी जो असल इनको सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, जो कारपोरेशन का अमला है, जो इंस्पेक्टर हैं या उनके जो सुपरवाइज़र हैं, कारकर्दगी उनके ही ज़ेरे निगरानी है। असल वो पैसे लेते हैं, तो जब वो पैसे लेते हैं इनको तो वो उस मकाम पे खड़ेंगे जिधर कारपोरेशन को पैसे नहीं मिल रहे, उधर इनको ले जाएंगे, आओ भाई उधर ऑपरेशन करना।
फैसलाबाद में बहुत से हफ्ता बाज़ार लगता है, इतवार बाज़ार लगता है, जुमेरात बाज़ार लगते हैं, तो बाज़ार जो लग रहे हैं वो नजायत तजावज़ात ही है ना। बिल्कुल इसी तरह से है। और ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा एक्टिवली और फास्ट ट्रैक तौर पे चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। पैरा अगर डिपार्टमेंट एक बनाया गया है तो वो गुलाम मोहम्मदाबाद की सब्ज़ी मंडी हो या जहाँ पर भी तजावुज़ात हैं या जिस मोटिव के साथ, जिस विजन के साथ डिपार्टमेंट को ये ऑर्गेनाइज़ किया गया तो उसे उस पर काम करना चाहिए। फ़र्दर भी सब्ज़ी मंडी के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल क्या है, ताजरों के मसाइल क्या हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हमने देखे, तजावुज़ात की भरमार है और ऐसे में हुकूमत की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उस तरह से रोल प्ले नहीं किया जा रहा है। और अगर बारिश की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करें तो फैसलाबाद में अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो हम देखते हैं कि रोड जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे होते हैं। सेम ऐसी ही सिचुएशन गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी की दिखाई देती है, जहाँ पर जब लोग वहाँ पर ख़रीदारी के लिए भी आ रहे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जो वहाँ के ताजिर हैं वो भी बड़े परेशान होते हैं। अक्सर इस बात पे प्रोग्राम भी किए हैं, आवाज़ भी उठाई है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना रोल उस तरह से नहीं प्ले कर रही। यहाँ पर गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, गुज़श्ता 2 रोज़ से फैसलाबाद में बारिश हो रही है, मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी पर क्या असरात देख रहे हैं? क्या अभी भी वहाँ पर पानी मौजूद है? क्या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई ताउन रिक्वायर्ड किया गया? हाँ जी, बारिश में हमारा मंडी का मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। सीवरेज का निज़ाम भी बहुत गलत है उधर, पानी ही हफ्ता डेढ़ हफ्ता उधर से जाता नहीं है। आने जाने वाले जो कस्टमर है उनके लिए बहुत मसला बनता है। सबसे ज़्यादा हमें मसला बनता है, हम माल सेल करते हैं, हमें बहुत यकीन करें बीमारियों वाला मसला बन जाता है, बीमारियाँ लगती हैं। पानी खड़ा रहता है, पानी उधर पानी का वो आपको बताएं, अगर निकासी आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा हाल है उधर, तो यकीन कर गुजरने के लिए रास्ता नहीं आता। जी बिल्कुल इसी तरह से ये सिचुएशन वाकई बड़ी तशवीशनाक है। वो लोग जो कि ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं उन्हें भी बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। राना आमिर साहब, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम हालिया बारिश की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें, जैसे मैंने कहा कि मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन इस चीज़ को मंडी कितना मुतासिर कर रही है? और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ मंडी है, इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो क्या अगर मंडी शिफ्ट कर दी जाती है तो आप लोगों के ये मसाइल हल होते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? देखिए मैडम, ये तो एक गवर्नमेंट का मंसूबा है कि मंडी शहर से बाहर शिफ्ट कर दी जाए। मसाइल तो हल नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जो अवाम को सहूलतें दी जा रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर शहर में मंडी मौजूद है तो इधर जो भी मिडल मैन है, गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, वो सिटी की मंडी से सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ख़रीदारी कर सकता है। ये इधर प्रचुर मंडी है और तकरीबन बाज़ार से 10-20 रुपए किलो चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं। अगर ये मंडी को शहर के बाहर शिफ्ट कर देंगे तो फिर ये जितनी भी शहर की आवाम है, ये 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जिधर भी मंडी भेजेंगे, फिर वहाँ से ये जाके चीज़ें ख़रीदारी करेंगे। जब वहाँ से जाएंगे तो वो 30 किलोमीटर जान का पेट्रोल, 30 किलोमीटर आन का पेट्रोल जो है वे ये हर आवाम पे इसका असर पड़ेगा। और जितनी भी चीज़ें हैं बजाय सस्ती होने के फ़ी किलो 30 से 40 रुपए चीज़ों में इजाफा हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि ये शहर में मंडी है, इसलिए इधर कोई वारदात नहीं होती, कोई इतनी डकैती नहीं होती, कोई इतने सिक्योरिटी के इशू नहीं है। बाकी तो मसाइल हैं, लेकिन सिक्योरिटी के कम से कम ये मसाइल नहीं है। गुलामाबाद एक सिटी का एरिया है, इधर बाकायदा लीड की गाड़ियाँ गश्त करती हैं, डॉल्फिन गश्त करती है। जब इसको किसी मेन रोड बाईपास पे आप शिफ्ट कर देंगे तो उधर फिर इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, ना ही को मोबाइल की गाड़ियाँ होगी, ना ही उधर को गश्त का निज़ाम होगा। तो जो ताजर लोग करोड़ों रुपए का काम करते हैं, लाखों रुपया सुबह को लोग मंडी में पैसे लेके जाते हैं, तो वो तो फिर डकैत रोज़ाना तकरीबन 40-50 डकैतियाँ होंगी ना, फिर वारदातें होंगी। जब वारदातों में इजाफा होगा तो गरीब आदमी का तो जो कारोबार करते हैं उनका नुकसान होगा। तो कब तक ये सब्ज़ मंडी शिफ्ट करने का प्लान बन रहा है? अक्सर बातें तो हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि मंडी शिफ्ट कर दी जाएगी। तो इस हवाले से कोई मुकर्रर टाइम वक्त जो है वो आप लोगों को बताया गया? कोई इसका मैडम प्रॉपर अभी तक कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास, ना ही कोई ज़मीन है, ना ही कोई मेरा ख्याल इतना प्रॉपर फंड है। ये तो मरियम नवाज़ को किसी मशीर ने मशवरा दे दिया अभी आप मंडियों को शहर के बाहर शिफ्ट कर दें। भाई कर दें, अगर पैसा आपके पास है तो कर देना, सहूलतें देना।
नुकसान मैंने पहले कहा कि अगर गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया, देखो सीसीडी अदारा बनाया, हमने कहा कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, अगर ये बसें दी हैं तो हमने कहा अच्छा काम किया। जो भी मरीम नवाज़ पाकिस्तान में पंजाब में अच्छा काम करेगी हम बिल्कुल उसकी तारीफ़ करेंगे, जो अच्छा नहीं करेगी हम तनकीद भी करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है तो इसको मंडी शिफ्ट कर देगी, शिफ्ट करें, चीज़ें 40% महंगी होंगी तो वो भी बदनामी हुकूमत की होगी ना, वोट इनका ख़राब होगा, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। हमने तो कमीशन में माल बेचना है, वो गुलामाबाद में बेच लें या हम चनियोट जाके बेच लें, हमें तो उधर भी माल बेचेंगे इधर भी माल तो अगर बेचेंगे। मंडी ट्रांसफ़र हो जाती है या शिफ्ट हो जाती है तो कारोबार पे कितना असर मैडम कारोबार पे ऐसे ही है जैसे एक किराएदार जाके दूसरे मकान में शिफ्ट होता है तो उस मोहल्ले में जाता है तो उसको कोई फिर 1, 2, 3 माह अपना तलक वास्ता लोगों को जान पहचान करने में वक्त लगता है। जब मंडी शिफ्ट होगी तो 2-3 माह फ़र्क पड़ेगा, हमें भी नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद फिर जब वो सेटलमेंट हो जाती है, किराएदार उधर सेट हो जाता तो हम भी फिर उधर सेट हो जाएंगे, लेकिन चीज़ें ज़रूर 30-40% महंगी होंगी। सही। वो अब मैं एडवांस आपको बता दूं। महंगी होने के रीज़न क्या है? सिर्फ मैडम मंडी ट्रांसफ़र होने से? महंगी रीज़न ये है कि जो शहर के जितने भी ठेले वाले हैं, फड़िए हैं, मिडल मैन हैं, जो चीज़ें ख़रीदने के लिए जाते हैं, एक चीज़ आपको बताएं कि शेहूपुरा रोड से मिल रही है, एक चीज़ आपको जो है वो अमीपुर बंगला बाईपास से लेके आएंगे, ठीक है। मैं कहना चीज़ उतने की मिल जाए, लेकिन जो 30 किलोमीटर जान और 30 किलोमीटर आन, 60 किलोमीटर जो सफ़र है उसका पेट्रोल जो है वो अजाफी हो गया। बिल्कुल, और पेट्रोल की कीमत भी तो बढ़ती जा रही है इसी दिन ब तरह जो मंडी के लोग कारोबार करते हैं वो भी 60 किलोमीटर अजाफी सफ़र करेंगे ना, तो वो अखराजात जो बढ़ेंगे वो किसकी जेब से जाएंगे? वो वाम की जेब से जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आवाम की जेब से जाएंगे। और कोई भी पॉलिसी बनाते हुए मैं ये सोचती हूँ कि अगर सब्ज़ मंडी के हवाले से हो, बिज़नेस के हवाले से हो, तो जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर है उन्हें मशावरत में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया राना आमिर जावेद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। ताजरों के मसाइल के हवाले से भी हमने बात की, हेल्थ के मसाइल के हवाले से भी बात की, करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आई होप सो कि आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और जो सजेशंस या जो इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं वो इंसान के साथ ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।